हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की पिछली कक्षा में हम भारत की जलवायु के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत की मिट्टियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत खादर और बांगर का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ दूसरी मिट्टी का प्रकार जो है वो काली मिट्टी, इसके बाद लाल मिट्टी, इसके बाद आती है लेटेराइट मिट्टी, और इसके बाद आती है मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों, इसके बाद पर्वतीय मिट्टी, और सातवीं मिट्टी है लवणी, तथा अंत में आती है दलदली मिट्टी। इस प्रकार हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काली मिट्टी की। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी की बात करने से पहले सबसे पहले हम देख लें कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। मिट्टी कैसे बनती है दोस्तों? जीवाश्म और चट्टानों के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। और मृदा की स्थिति की बात की जाए तो स्थल मंडल की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत जो होती है तो मृदा कहलाती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक टूटा हुआ भाग जिसे हमने केक कह दिया, और ये हमारा स्थल मंडल की ये जो सबसे ऊपरी उपजाऊ परत है यही मृदा कहलाती है। दोस्तों, मृदा का फॉर्मेशन देख लिया, जीवाश्म और चट्टानों से होता है। और मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये एक प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये इस मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। और मृदा के निर्माण को क्या कहते हैं, तो पेडोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों, दो टर्म है, पेडोलॉजी और पेडोजेनेसिस। पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। वहीं बात की जाए मृदा के निर्माण को तो वो कहलाता है पेडोजेनेसिस। दोस्तों, मृदा की उर्वरता की बात की जाए तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर इसकी उर्वरता निर्भर करती है। जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे उतनी ज़्यादा इसकी उर्वरता होगी। दोस्तों, मृदा के पीएच मान की बात करें तो 6 से 7 पीएच मान होता है मृदा का। और यदि 6 से 7 के मध्य है तो ये मृदा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यदि 6 से 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय मानी जाती है। और 6 से 7 से कम है, 6 से 7 के बीच में यदि है तो ठीक है, 6 से 7 के बीच से कम है तो ये अम्लीय मृदा कहलाती है। दोस्तों, जब 7 से ऊपर होगी तो क्षारीय होगी, और क्षारीय होगी तो इसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाएगा? जिप्सम। दोस्तों, क्षारीयता को कंट्रोल करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। और ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार, तो इसे आप याद रखिए कि जिप्सम मिलाने से क्षारीयता कंट्रोल हो जाएगी। वहीं इसकी अम्लीयता की बात करें तो अम्लीयता को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? चूना मिलाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हम पीएच मेंटेन करने के लिए जिप्सम और चूना मिलाते हैं। क्षारीयता को कंट्रोल कर रहा है हमने जिप्सम से, और अम्लीयता को कंट्रोल करा चूने से। दोस्तों, एक और बात बता दूं, आज की जो क्लास है ये फैक्ट से भरपूर है, अर्थात इसमें फैक्ट ही फैक्ट है। आपको कॉन्सेप्ट कब मिलेंगे, इसलिए इसका रिवाइज जितने बार करोगे उतने बार आपके फैक्ट्स क्लियर होंगे और याद होंगे। कोशिश करिए इस लेक्चर को 2 से 3 बार जरूर देखें। अभी हम बात कर रहे हैं मृदा की, तो मृदा की बात हो रही है तो यहाँ बात होगी आईसीएआर की। आईसीएआर अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र मृदा से रिलेटेड एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। अर्थात हमारी कृषि से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं और जितने भी समितियां वगैरह बनी है, ये इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसे कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान होते हैं ये यहीं पर होते हैं। दोस्तों, अनुसंधान अर्थात इससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हो रही है, रिसर्च, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसी ने, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारत में मृदा को 8 भागों में बांटा है। दोस्तों, 8 भागों में सबसे पहले होती है जलोढ़ मृदा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। दोस्तों, जलोढ़ मृदा का एक और नाम है कछारी मृदा। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण नदी के जल और बाढ़ के द्वारा होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा में इसकी बात आती है जलोढ़ मृदा की। दोस्तों, भारत के 43% क्षेत्र में फैली हुई मृदा है ये, और यही जो जलोढ़ मृदा है इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। दोस्तों, खाद से याद रखिए, खाद मृदा में डालते हैं हम खाद,
तो जो अधिक उपजाऊ है वो खादर है और ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। ये ऊंचे क्षेत्रों पे पाई जाती है और ये जो है नदी किनारे के क्षेत्रों में पाई जाती है। खादर का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद जब नदी में बाढ़ आती है तो ये अपने तटीय क्षेत्रों पर क्या कर देती है? नदी जमा देती है और इन्हीं के जमाव के कारण क्या होता है? खादर क्षेत्रों का निर्माण होता है। दोस्तों यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, मैंने जैसा बताया आपको, और बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं बात की जाए खादर की तो ये पुरानी मिट्टी है, कम उपजाऊ होती है और ऊंचे स्थानों पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश अधिक होता है। दोस्तों याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटाश की अधिकता होती है। अब कुछ की कमी भी होगी तो वो कमी किसकी होती है? फास्फोरस। तो पोटाश की अधिकता हो गई और फास्फोरस की कमी हो गई। किस में कमी हो गई? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता पूछा जाए तो पोटाश की अधिकता और कमी की बात की जाए तो फास्फोरस की कमी। तराई क्षेत्रों में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। दोस्तों वहीं बात की जाए क्षेत्र की तो जलोढ़ मिट्टी किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है? सबसे पहले ये जहाँ जहाँ नदियाँ होगी वहाँ वहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी। और नदियों वाले क्षेत्र कौन कौन से? यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? तो सभी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया जितनी भी मृदा है उनमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। तो सब फसलों का उत्पादन करना यहाँ पर बहुत ही आसान है, क्योंकि उपजाऊ सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। के रंग की बात की जाए तो ग्रे कलर की होती है, अर्थात भूरे कलर की होती है ये। तो जलोढ़ मृदा में हमने क्या देखा? ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, भारत के 43% भाग पर फैली हुई है। खादर और बांगर दो भागों में बांट सकते हैं। खादर नवीन जलोढ़ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। वहीं बांगर की बात की जाए पुरानी मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है, ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है, फास्फोरस की कमी होती है। क्षेत्र की बात की जाए तो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फसलों की बात की जाए तो सभी फसलें उगाई जा सकती है और रंग की बात की जाए तो भूरे रंग की होती है। वहीं बात की जाए काली मिट्टी की, दोस्तों मैंने बताया आपको प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया दुर्बलता मंडल में उपस्थित मैग्मा। दोस्तों ये जो मैग्मा होता है दुर्बलता मंडल में, ये मैग्मा जब ऊपर उठता है और ये स्थल मंडल है हमारा, स्थल मंडल पर आता है जब ये ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप, तो ये स्थल मंडल पर आकर जम जाता है। ठंडा होने पर ये चट्टानों का निर्माण करता है। ये इस प्रकार की जो चट्टानें होती है ये बेसाल्ट चट्टानें होती है दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ये जो मैग्मा है यदि बीच में ही जम जाए तो ये ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करता है। तो इसे याद रखिए। इसमें सब अभी हमें हमारे काम की कौन सी चट्टान है? वो है बेसाल्ट चट्टान। तो दोस्तों ये दुर्बलता मंडल का मैग्मा ऊपर उठा और ऊपर जाके क्या कहलाया? ठंडा होने के बाद लावा कहलाया, और ये लावा के जमाव से किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टानों का। तो दोस्तों यही बेसाल्ट चट्टानें काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। देखिए ज्वालामुखी क्रिया हुई, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप, क्षरण, ये जो चट्टानें थी इसका क्षरण हुआ और ये इसके पार्टिकल्स जाके फैल गए कहाँ? जमीन पर। इस जमीन पर फैल गए ये पार्टिकल्स और काली मिट्टी का जमाव होने से काली मिट्टी का यहाँ पर निर्माण हो गया। दोस्तों इसका रंग काला होता है। काला होने का कारण क्या है? मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस। याद रखिए काली मिट्टी के काले होने का कारण क्या है? तो इसमें उपस्थित होता है मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस। इसी की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी काले रंग की होती है। वहीं बात की जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में संरंध्र अर्थात केशनली अर्थात छोटे छोटे पतले पतले छिद्र होते हैं, जो कि जल अवशोषण क्षमता इसकी जल अवशोषण क्षमता बढ़ा देते हैं छिद्र। तो केशनली की अधिकता होने के कारण काली मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। सूखने पर सूख जाती है। जब ये काली मिट्टी जब सूखती है तो ये दरारें निर्मित कर देती है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ बीच में दरार निर्मित हो जाती है। और काली मिट्टी की बात कर रहे हैं तो काली मिट्टी में कि कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जा सकती है? तो सबसे ज़्यादा ये कपास के लिए उपयोगी होती है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसी कारण इसे। काली मिट्टी के अन्य नाम पूछे तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी
और एक और नाम है चेरनोजेम, जो कि अंतरराष्ट्रीय नाम है। इंटरनेशनल नेम क्या है? चेरनोजेम। चेरनोजेम पूछा जाए किसका नाम है तो काली मिट्टी का नाम है। दोस्तों काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है तो बता दूं, ये जो दक्कन का पठार है इस क्षेत्र में पूरी काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश वगैरह में भी पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गई, गुजरात हो गई, तेलंगाना, कर्नाटक और दक्कन ट्रेप, इस सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो चूना पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटास। चूना, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास, इन सभी तत्वों की अधिकता होती है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। दोस्तों अभी हमने पिछली मिट्टी कौन सी पड़ी थी? जलोढ़ मिट्टी, इसमें भी फास्फोरस की कमी थी, पोटास यहाँ पर भी था। वहीं बात की जाए काली मिट्टी की तो काली मिट्टी में भी फास्फोरस की कमी है और पोटास यहाँ पर भी उपस्थित है। साथ ही साथ यहाँ नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ भी नहीं पाए जाते हैं। जो काली मिट्टी है यहाँ पर नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। वहीं बात की जाए जलोढ़ मिट्टी की तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जाता है और काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो फास्फोरस नहीं पाया जाता है ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है और काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ये अंतर है, ये याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो दोस्तों मिट्टी के लाल, ये लाल मिट्टी होने का जो कारण है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी होने का कारण क्या है? लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण आयरन ऑक्साइड है। आग्नेय चट्टानों से बनती है दोस्तों। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है? ग्रेनाइट चट्टानें। मैंने ग्रेनाइट चट्टानें अभी बता दी कैसे निर्मित होती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम और नागालैंड क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही साथ बात की जाए लाल मिट्टी आग्नेय चट्टानों के क्षरण के कारण बनती है और ये जैसे कि मैंने बताया आग्नेय चट्टानें जो होती है ग्रेनाइट चट्टानों ने आग्नेय चट्टानों ने ही का प्रकार है। अब ये आग्नेय चट्टानें जो है इसी के कण, आग्नेय चट्टानों के क्षरण के कारण बनेगी लाल मिट्टी। तो क्षरण से इसके कण कहाँ पर आ जाएंगे? लाल मिट्टी में। तो लाल मिट्टी में यदि बात की जाए तो आग्नेय चट्टान के कण पाए जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है इसमें। यह मिट्टी पीली दिखाई देती है कब? सूखने पर। जब ये सूख जाती है लाल मिट्टी तो लाल मिट्टी कन्वर्ट दिखाई कैसी देती है? पीली मिट्टी दिखाई देती है। ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों, लेकिन उर्वरकों का प्रयोग करके हम इसमें तंबाकू, मूंगफली, सब्जी, दाल वगैरह उगा सकते हैं। वहीं बात करें अब लेटेराइट मिट्टी की, ये चौथी मिट्टी है। ईंटों से निर्मित मिट्टी भी कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को। यह मिट्टी वर्षा और तापमान के कारण बनती है। लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है? वर्षा और तापमान के कारण बनती है। यह मिट्टी अनउपजाऊ होती है, इसलिए यह मिट्टी फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती। लेटेराइट मिट्टी जैसा कि हमने बताया ईंटों से निर्मित मिट्टी है, वर्षा और तापमान के कारण निर्मित है और अनउपजाऊ मिट्टी है। अनउपजाऊ होने के कारण फसलें नहीं होगी। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाया जाता है। दोस्तों अभी हम लाल मिट्टी देख रहे थे, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या था? आयरन ऑक्साइड। वही बात की जाए लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम की भी मात्रा होती है। साथ ही साथ इसका प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। ये जो लेटेराइट मिट्टी है इसका प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। अनुपजाऊ होने के बावजूद भी इसमें उर्वरकों का प्रयोग करके हम काजू, सब्जियां, झाड़ियाँ आदि का उत्पादन कर सकते हैं। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मेघालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों ये देख लीजिए, केरल हो गया, यहाँ कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, यहाँ हो गया तमिलनाडु, यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, यहाँ पर हो गया मध्य प्रदेश और साथ ही साथ इधर हो गया मेघालय। इस प्रकार की एक पट्टी बनी है, इसमें यहाँ पर ये पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। तो यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र हमारे देश में कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर वर्षा कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तापमान उच्च होगा, वर्षा कम है, सिलिका का ब्रेकडाउन हो जाता है। दोस्तों इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है। इसमें कौन कौन सी दोस्तों राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी फसलें पाई जाती है? बाजरा, ज्वार, सरसों। तो मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है पूछा जाए तो कौन सी? बाजरा, ज्वार और सरसों। इसके क्षेत्र जो है ये राजस्थान हो गया। इसके बाद में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण
पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब आदि क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए तो पर्वतीय मिट्टी ऊंचे जगहों पर पाई जाती है, ऊंचे जगहों पर अर्थात हिमालय वगैरह में पाई जाती है। तापमान कम होता है यहाँ पर, सिलिका का ब्रेकडाउन नहीं होता है। यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है दोस्तों सिलिका का, कहाँ मरुस्थलीय मिट्टी में सिलिका का ब्रेकडाउन हो जाता है। वहीं बात की जाए पर्वतीय मिट्टी की तो पर्वतीय मिट्टी में सिलिका का ब्रेकडाउन नहीं होता। ब्रेकडाउन नहीं होता है अर्थात ये अम्लीय मृदा होती है। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये कौन सी मृदा रहेगी? क्षारीय मृदा रहेगी। हमने देखा था अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है। तो अम्लीय मृदा को कंट्रोल करने के लिए चूना मिलाया जाता है और क्षारीय मृदा को कंट्रोल करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिलिका के ब्रेकडाउन नहीं होता है यहाँ पर ताप कम होने के कारण, और इसीलिए ये अम्लीय मृदा का उदाहरण है। और साथ ही साथ हम देख ले कि ये किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ऊंची जगहों पर पाई जाती है। इस मिट्टी में अविकसित ह्यूमस होते हैं दोस्तों। ह्यूमस जो होते हैं वो अविकसित प्रकार के होते हैं। यह फसलों के लिए अच्छी नहीं होती है, फसलों के लिए अच्छी नहीं होती है। केवल बागान फसलों का उत्पादन किया जाता है। बागान फसलें कौन सी होती है? चाय, फूल, फल आदि का उत्पादन किया जाता है। जैसे फल में हो गए सेब वगैरह, चाय असम में हो गई, ये सारे के सारे ऊंचे क्षेत्र हैं। और फूलों की घाटी उत्तराखंड। के बाद बात करते हैं क्षेत्र की, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो हमारे भारत का उत्तरी भाग जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है वही उसी क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं लवणीय मृदा की। तो लवणीय मृदा का अन्य नाम ऊसर मृदा भी है। ऊसर मृदा भी कहते हैं लवणीय मृदा को। लवणीय मृदा में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, याद रखिए सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यह अनुपजाऊ मृदा होती है और वनस्पतियों की वृद्धि में सहायक नहीं होती है। लवणीय मृदा जो है इसमें वनस्पति की वृद्धि में सहायक नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर वनस्पतियों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। लवणीय मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लवणीय मृदा अर्थात जिसमें सोडियम की अधिकता होगी, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की अधिकता होगी। ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात में। दोस्तों गुजरात के अतिरिक्त याद रखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में भी लवणीय मृदा पाई जाती है। दोस्तों जिप्सम का प्रयोग करके किसान इस मिट्टी का यूज कर रहे हैं। जिप्सम ये लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा होगी। क्षारीय के लिए हम क्या यूज करते हैं? जिप्सम। अब जिप्सम का प्रयोग करके किसान इस मिट्टी का भी यूज कर रहे हैं। अब अंत में आती है दलदली मिट्टी। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पानी लंबे समय से रुका होता है। दोस्तों कुछ नीचे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी जमा हो और यहाँ लगातार पानी के जमा होने के कारण दलदल का निर्माण हो जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में वन क्षेत्र अत्यधिक विकसित होते हैं। दलदली क्षेत्र होता है जहाँ वहाँ वन क्षेत्र अत्यधिक विकसित होते हैं। इनका क्षेत्र की बात की जाए तो नॉर्थ बिहार हो गया, साउथ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का दक्षिण भाग हो गया, और तटीय क्षेत्रों में दलदल का निर्माण होता है। यहाँ पर कौन सी खेती की जा सकती है? तो चावल, वन और जूट की खेती की जा सकती है। दोस्तों इस प्रकार से हमने सारी नदियाँ तो सारी मिट्टियाँ पढ़ ली। देख लेते एक बार रिवाइज कर लेते। मिट्टी में हमने क्या क्या देखा? स्थल मंडल की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत मृदा कहलाती है। मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है? जीवाश्म और चट्टानों से। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के निर्माण को पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस मृदा के निर्माण को, और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी। मृदा की उर्वरता कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। मृदा का पीएच 6 से 7 होता है। ज़्यादा होगा इससे तो क्षारीय होगी और कम होगा तो अम्लीय होगी। क्षारीयता को कंट्रोल करता है, जिप्सम मिलाने से कंट्रोल कर सकते हैं। अम्लीयता को कौन कंट्रोल करता है? चूना मिलाने से कंट्रोल हो जाती है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जो कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। मृदा के प्रकारों में सबसे पहले हमने देखा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का अन्य नाम कछारी मृदा भी है। इसका निर्माण नदी के जल अथवा बाढ़ द्वारा होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, 43% क्षेत्र पर फैली होती है। 2 वर्ग में बांट सकते हैं इसे, खादर और बांगर। खादर जो होती है नवीन जलोढ़ होती है और ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं बात की जाए बांगर की तो पुरानी मृदा होती है, कम उपजाऊ क्षेत्र
तो कम उपजाऊ होती है, ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास अधिक होता है लेकिन फास्फोरस कम होता है। याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता, फास्फोरस की कमी, नाइट्रोजन भी पाया जाता है इसमें। क्षेत्र हो गया यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सभी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी उर्वरता ज़्यादा होती है। रंग भूरे रंग की होती है। दोस्तों मैंने बताया था कि दुर्बलता मंडल में उपस्थित मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप ऊपर उठता है, तो जब स्थल मंडल पर आता है और ठंडा होता है तो लावा कहलाता है। और ये किस चट्टान का निर्माण करता है? तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। यही जब मैग्मा ऊपर उठता है और बीच में ही जम जाए, अर्थात ये सतह तक ना आए और बीच में ही जम जाए, तो ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करता है। बात की जाए बेसाल्ट चट्टानों की, तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ मैंने बता दिया, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका रंग काला क्यों होता है? इसमें मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस नामक तत्व पाया जाता है। मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस की उपलब्धता के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें केश नली होती है, छोटे छोटे पतले पतले छिद्र, जिसके कारण जल अवशोषण क्षमता इसकी उच्च होती है। सूखने पर ये दरारें पड़ जाती है, इस प्रकार दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है, इसलिए कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी दोस्तों, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। वहीं बात की जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का अन्य नाम जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। टेर्नोजेम के नाम से भी जाना जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय नाम है दोस्तों। काली मिट्टी की उपलब्धता कहाँ पर है? तो ये मैंने बताया दक्कन ट्रैप में है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। दक्कन ट्रैप, मेनली दक्कन ट्रैप ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है और इसी के क्षरण के कारण ये जहाँ जहाँ फैली वहाँ वहाँ पहुँच गई काली मिट्टी। सॉरी दोस्तों, काली मिट्टी में चूना, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? चूना, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटास। लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। क्या क्या नहीं पाए जाते? फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ। मैंने बताया फास्फोरस तो जलोढ़ मिट्टी में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। और बात की जाए काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। लाल मिट्टी की बात करें तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है। क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाई जाती है लाल मिट्टी? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड में पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों के क्षरण से बनती है। और दोस्तों इसका रंग लाल होने का क्या कारण है? आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब सूखने पर पीली दिखाई देती, कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होने के बावजूद भी इसमें उर्वरकों के प्रयोग से तंबाकू, मूंगफली, सब्जी, दाल आदि का उत्पादन किया जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो यह ईंटों से निर्मित मिट्टी कहलाती है। मिट्टी वर्षा और तापमान के कारण बनती है, अनउपजाऊ होती है। मिट्टी फसलों के लिए उपयोगी नहीं होती है, लेकिन इसमें भी उर्वरकों का प्रयोग करके काजू, सब्जियां, झाड़ियाँ आदि का उत्पादन किया जा सकता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। यह केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं बात की जाए मरुस्थलीय मिट्टी की, तो मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, सिलिका का ब्रेकडाउन होता है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। बाजरा, ज्वार, सरसों आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है। राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब में इस मिट्टी की मात्रा पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी की। और वहीं बात की जाए पर्वतीय मिट्टी की, तो ऊंची जगहों पर पाई जाती है। यहाँ टेम्परेचर कम होता है, सिलिका का ब्रेकडाउन नहीं होगा। सिलिका का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा, अम्लीय मृदा। इसकी जो मृदा होगी वो किस प्रकार की होगी? अम्लीय मृदा होगी। इस मिट्टी में अविकसित ह्यूमस पाए जाते हैं, फसलों की अच्छी नहीं होती है। केवल बागान फसलों का उत्पादन किया जाता है। बागान फसलों में कौन कौन सी आती है? चाय होती है, फल होते हैं और फूल होते हैं। फलों में सेब वगैरह आ जाएंगे। तो ये जितने भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लवणीय मृदा की, तो इसे ऊसर मृदा भी कहते हैं। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? लवणीय मृदा को कहते हैं। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की अधिकता होती है, अनुपजाऊ तो होती है। लवणीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके किसान इसका यूज करने लगे।
लवणीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मेनली गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में भी पाई जाती है। बात की जाए दलदली मिट्टी की, तो यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पानी लंबे समय से रुका होता है। इस मिट्टी में हुमस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में वन क्षेत्र अत्यधिक विकसित होते हैं। नॉर्थ बिहार हो गया, साउथ पार्ट ऑफ उत्तराखंड अर्थात दक्षिणी उत्तराखंड हो गया, तटीय क्षेत्र में भी ये दलदली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर वन, चावल और जूट की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत की मिट्टियों के बारे में चर्चा कर ली है। अब दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पर विश्राम देते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछें, और जो भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।